गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिसेंट ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन जो हैं असमान रूप से वितरित हैं। संसाधनों के असमान वितरण के कारण हमें व्यापार की आवश्यकता पड़ती है और इसी व्यापार का एक स्वरूप होता है जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े जहाज, कंटेनर शिप्स जिनको कहते हैं, ये बहुत सारी वस्तुओं का, जो चीज़ें किसी जगह अतिरिक्त हैं, सरप्लस हैं, उनका उन क्षेत्रों में परिवहन करते हैं जहाँ पर उनकी मांग होती है। इसी तरह ये कंटेनर शिप आयात और निर्यात करते हैं और वैश्विक स्तर पे हजारों ऐसे कंटेनर शिप्स हैं जो वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी धरती पर वस्तुएं और जो संसाधन हैं वो असमान रूप से वितरित हैं, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में वो आवश्यकता से अधिक हैं और कुछ क्षेत्रों में ये कम है, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। यदि ये आदान प्रदान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही होता है तो इसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। वहीं दो या दो से अधिक देशों के बीच जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा दी जाती है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान सतत रूप से जारी रहता है। बहुत सारे देश वस्तुओं को मंगाते हैं, यानी वो आयात करते हैं। उसी तरह बहुत सारे देश वस्तुओं का निर्यात करते हैं। दोनों ही स्थितियां, आयात और निर्यात, विभिन्न देशों के लिए लाभदायक होती हैं, जिसके कारण हम देखेंगे पिछले काफ़ी समय से, पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। जब हमें किसी वस्तु का आयात करना होता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इसी तरह जब हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं तो हमें काफ़ी आमदनी होती है। इसी तरह आयात और निर्यात दोनों मिला के हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न केवल वस्तुओं का बल्कि सेवाओं का भी आदान प्रदान होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय जो ये हमारी आर्थिक गतिविधि हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तृतीय श्रेणी के क्रियाकलापों में शामिल करते हैं, जहाँ पर जो चीज़ें हैं जो आवश्यकता से अधिक हैं, जो सेवाएं आवश्यकता से अधिक हैं, उनका विश्व के दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान यानी आयात और निर्यात हम शामिल करते हैं। आगे देखिए, आंतरिक जो व्यापार है वो देश की सीमाओं के भीतर ही होता है। जाहिर सी बात है, भारत जैसे विशाल देश में या अमेरिका जैसे बड़े देशों में हो सकता है किसी वस्तु की क्षेत्रीय तौर पर कमी हो तो वो उस क्षेत्र से मंगा ली जाती है जहाँ देश के ही अंदर जो उपलब्ध होती है। लेकिन कई बार पूरे देश के स्तर पे जब वो कमी होती है तो उसको हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो हम अध्ययन करते हैं बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में देना होता है। सबसे पहले व्यापार की मात्रा, यानी क्वांटम ऑफ ट्रेड, हम कितना व्यापार करते हैं। इसी के अलावा व्यापार की दिशा क्या है, किन किन देशों के साथ व्यापार किया जाता है। दिशा से अभिप्राय यह है कि हम आयात किन किन देशों से करते हैं, निर्यात किन किन देशों को करते हैं। उसी तरह यदि व्यापार की दिशा में कोई परिवर्तन हुआ है तो हमें उसका भी अध्ययन करना होता है। इसी तरह हम किन चीज़ों का आयात करते हैं और किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय होते हैं। तो सबसे पहले इतिहास यदि देखें तो हम जानते हैं कि आदमी सदा ही व्यापार से जुड़ा रहा है। वस्तु और सेवाओं का परिवहन जो है वो हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। प्राचीन काल में लंबी दूरी की जो व्यापार था, जो वस्तुओं का व्यापार था, वो जोखिमपूर्ण था, जिसके कारण स्थानीय बाजार काफ़ी प्रसिद्ध थे। वस्तुओं का उत्पादन भी सीमित था, जिसके कारण लोग कम व्यापार करते थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवहन और संचार का विकास हुआ है, वैसे वैसे देशी और जो विदेशी व्यापार है दोनों में ही गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हुई है। आज पहले की तुलना में कई गुना अधिक व्यापार होता है। प्राचीन काल में यदि हम कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात करें, कुछ ऐसा व्यापार जो लाभ का सौदा था, जिसमें रेशम मार्ग या रेशम का व्यापार आप सभी ने इतिहास में और बहुत सारी अन्य जगहों पर पढ़ा होगा। यहाँ पर चीन से रोम तक ये व्यापार होता था। रेशम का व्यापार पे चीन का एकाधिकार था
और वो लाभ कमाने के लिए इस व्यापार का प्रयोग करते थे। समय के साथ जैसे जैसे समुद्री पोतों का विकास होता गया और यूरोप के उपनिवेशवाद बढ़ा, विदेशी व्यापार को बहुत ही लाभ हुआ, व्यापार बढ़ा, लेकिन इसका औपनिवेशिक देश पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ा, जिसका एक गलत प्रभाव आप दास व्यापार के रूप में देख सकते हैं। यूरोपीय देशों ने जो गरीब देश थे उनका शोषण किया, उनकी वस्तुओं और सेवाओं का अपने देश के विकास के लिए प्रयोग किया, और जो गरीब देश थे उनको इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहाँ जो व्यापार होता था वो मूल रूप से प्राथमिक चीज़ों का होता था, आप समझ सकते हैं कच्चे माल का होता था, जो इतना लाभदायक नहीं होता था। धीरे धीरे जो समृद्ध देश थे वो कच्चे माल को मंगाते थे और अपने यहाँ औद्योगिक प्रसंस्करण करके, उसकी प्रोसेसिंग करके वापस तैयार माल उन्हीं देशों में भेज देते जहाँ कच्चा माल प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो कच्चे वस्तुओं की जगह यानी रॉ मटेरियल की जगह फिनिश्ड गुड्स का अधिक ट्रेड होता है। 1945 में गैट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की स्थापना हुई, जो बाद में WTO के रूप में परिवर्तित हो गया 1995 में, जिसके कारण आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है नियमबद्ध है और हर देश को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का पूरा अधिकार है। आज के वैश्विक व्यापार पर यदि हम देखें तो अमेरिका, चीन, यूरोप पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग बड़ा हिस्सा यहाँ पर किया जाता है, एक तरह से आधिपत्य है इनका। वहीं भारत और अफ्रीका जैसे देशों के पास जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर व्यापार के लिए अतिरिक्त उत्पादन कम मिलता है और इन क्षेत्रों से कम व्यापार किया जाता है। न केवल कम किया जाता है बल्कि जो व्यापार किया जाता है उसमें भी फिनिश्ड गुड्स का हिस्सा कम होता है और रॉ मटेरियल जो सस्ता होता है उसका व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार का जो परिमाण है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम टोटल जो साइज़ है, कितना वस्तुओं को मंगाते हैं, कितनी सेवाओं को आयात और निर्यात करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। वहीं हम क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं जिसको कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं, हम किन चीज़ों का आयात अधिक करते हैं, किन चीज़ों का निर्यात अधिक करते हैं, ये भी अध्ययन का एक मुख्य बिंदु होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। यदि हम पिछली शताब्दी के प्रारंभ में देखें तो प्राथमिक उत्पादों का व्यापार की प्रधानता थी, बाद में विनिर्मित उद्योगों की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनकी प्रधानता हो गई, और यदि वर्तमान में देखें तो जैसे जैसे संचार और परिवहन के साधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सेवाओं का व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। अब व्यापार की दिशा जो होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी देश विश्व के किन किन देशों से व्यापार करता है। हम जानते हैं कि अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी से पहले हमारा जो व्यापार की दिशा थी वो ब्रिटेन की तरफ थी, हमारा ज़्यादातर व्यापार ब्रिटेन से होता था। धीरे धीरे उस व्यापार की दिशा में व्यापक परिवर्तन आए और आप देखेंगे हम नए देशों के साथ नई दिशाओं में, जिसमें हमारे दक्षिण पूर्व एशिया है या पूर्वी एशिया है, अफ्रीका के देश है, लैटिन अमेरिकी देश है या अमेरिका है, इनके साथ व्यापार की दिशा में व्यापक परिवर्तन आया है। साथ ही साथ हमारे जो विदेशी व्यापार है, आप देखिए वैश्विक स्तर पे 90 to 95% जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्रों का एक अहम योगदान है विदेशी व्यापार में। अब आता है व्यापार संतुलन क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में सभी देशों को आयात और निर्यात की आवश्यकता पड़ती है। कुछ देश ऐसे होंगे जो आयात अधिक करते होंगे, निर्यात कम करते होंगे, तो उनके लिए ये घाटे का सौदा होता है, जिसको ऋणात्मक या नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो आयात कम करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं, जो ट्रेड सरप्लस को बढ़ावा देता है, जो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसी भी देश में एक वर्ष में कुल निर्यात और आयात के अंतर का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुने, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत किसी भी देश में एक वर्ष में कुल आयात और कुल निर्यात का अंतर शामिल किया जाता है। अब व्यापार संतुलन की एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता जो दिखाई देती थी, जैसे वस्तुएं, सेवाएं दिखाई नहीं देती, तो जो हमारा व्यापार संतुलन का कंसेप्ट है उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था
और ना ही मौद्रिक मूल्य की बात होती थी। तो इससे एक अलग कंसेप्ट जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं उसका विकास हुआ, जिसके अंतर्गत किसी भी देश का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के मौद्रिक मूल्य का अध्ययन किया जाता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में न केवल वस्तुएं और सेवाएं बल्कि उनके मौद्रिक मूल्य के अंतर को अध्ययन किया जाता है कि किस तरह कुल सेवाओं का और वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य क्या था, और कुल वस्तुओं और सेवाओं का कितना आयात हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य क्या था, उसके अध्ययन का किया जाता है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो उसे बायलैटरल व्यापार कहा जाता है, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। वहीं जब व्यापार एक से अधिक देशों के बीच में शामिल होता है तो उसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहा जाता है। और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर यदि आप देखें तो एक स्टेटस होता है जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है, सबसे पसंदीदा देश कहा जाता है। इसमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है WTO के अंतर्गत, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार जो है मल्टीलेटरल होता जा रहा है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक देश से अधिक देशों में व्यापार करती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मल्टीलेटरल ट्रेड पिछले काफ़ी दशकों से व्यापक रूप से बढ़ा है। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार जो हैं उनको यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की भिन्नता होती है, जलवायु है या उच्चावच के कारण संसाधन सीमित हैं और एक निश्चित स्थान पर मिलते हैं, जिसके कारण जब आवश्यकता होती है तो व्यापार करना पड़ता है। जनसंख्या का कारक है, यदि जनसंख्या के वितरण को देखें तो वो भी असमान है। जनसंख्या के असमान वितरण के कारण भी हमें व्यापार करना पड़ता है। इसी तरह आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जब अधिक से अधिक कच्चा माल आवश्यक होता है या तकनीक चाहिए होती है तो हमें आयात करना पड़ता है या व्यापार करना पड़ता है। आप देखें, यदि भारत को आप उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, भारत कच्चे माल से ज़्यादा उस सामान का निर्यात करने लगा है जो यहाँ भारत में बनता है। इसी तरह पहले हम बहुत सारे प्रकार का कच्चा माल मंगाते भी थे, अब हम कच्चे माल मंगाने की बजाय टेक्नोलॉजी या मशीन मंगाने पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ज़्यादा मंगाने लगे हैं, जो विकास की अवस्था के साथ बदल गया है। इसी तरह बहुत सारे देशों में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत या विश्व के अन्य देश विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं और विदेशों से निवेश करवाना आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसके कारण व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ धीरे धीरे परिवहन की सेवाएं विकसित होने पर, संचार की सेवाएं विकसित होने पर इनका व्यापक महत्व हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापक रूप से बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के यदि हम लाभ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे वितरण की समानता को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसका समुचित उपयोग हो जाता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, परिवहन और संचार के साधनों का विकास हो पाता है, तकनीक का विकास होता है, तकनीक का प्रसार होता है, साथ ही साथ किसी भी देश के उत्पादों के लिए बाजार विस्तार होता है और साथ ही साथ जब कोई व्यापारी व्यापार करने आता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। पर इनका मतलब ये नहीं कि विदेशी व्यापार में कोई कमियां नहीं है। विदेशी व्यापार की बहुत सारी डीमेरिट्स भी हैं। यदि आप इनको देखें तो व्यापार असंतुलन हो जाता है, जिससे आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि कई देश ऐसे होते हैं जिनके पास निर्यात की चीज़ें कम हैं और वो मंगाते बहुत ज़्यादा हैं, आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वहीं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होने लगता है। देश का विकास जो है व्यापार पे ही आधारित हो जाता है। आत्मनिर्भरता को भी कई बार खतरा पैदा हो जाता है। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और आपको वो नहीं मिले तो आत्मनिर्भरता की स्थिति भी खराब हो सकती है। उसी तरह कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का भी प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। वहीं
विदेशों पर वस्तुओं के लिए निर्भरता होती है, जिससे देश में उन वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है बहुत सारे छोटे उत्पादकों को। राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। और भारत के संदर्भ में यदि देखें या विकासशील देशों के संदर्भ में यदि देखें तो कृषि पर कई बार इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं की बात करें तो दो संस्थाएं आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। पहले को कहते हैं गैट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1948 में बना एक समझौता था, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता था। लेकिन 1995 में 1 जनवरी 1995 से गैट को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर WTO ने ले लिया। WTO एक ऐसी संस्था है जो व्यापार को बढ़ावा देती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आज वर्तमान में विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसके नियम और उसके जो प्रारूप है उसके निर्धारण में WTO की अहम भूमिका है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय जो व्यापारिक संस्थान हैं वो भी व्यापार करते हैं। आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें भारत भी मेंबर है। जैसे आप देखें, आपने नाम सुना होगा सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें भारत भी मेंबर है। इसी तरह यूरोप के देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन, या साउथ ईस्ट एशिया का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, या कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, या इसी तरह ओपेक है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो व्यापार तेल का होता है उस पर नियंत्रण करता है। इसी के साथ ही साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे रीजनल ट्रेड फोरम्स हैं, ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ये सारे के सारे मल्टीलैटरल हैं जिसमें एक से अधिक देश शामिल हैं और वैश्विक स्तर पे इनके व्यापार में अहम भूमिका होती है। तो ये आपके सामने मैप पे दिखाए गए हैं कि कौन कौन से रीजनल फोरम्स कहाँ कहाँ एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं भारत दक्षिण पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यूरोपियन यूनियन में, इसी तरह जो आपके पैसिफिक ओशन है वहाँ वाले देशों में, या अफ्रीका में, सभी जगह कुछ ना कुछ ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब यदि हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत WTO का एक एक्टिव मेंबर है और भारत के जो व्यापार हैं, व्यापार के नियम हैं, वो WTO के जो नियम हैं उनके अनुरूप हैं। भारत का व्यापार बड़ा है बहुत, लेकिन हमारे पास हमारा जो व्यापार है विश्व के अन्य देशों की भांति तीव्र गति से नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या का भार अधिक है और हमारे पास नए बाज़ार ढूंढने की एक चुनौती है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे भारत अपने व्यापार में विविधीकरण ला रहा है जिसके कारण नए बाज़ार ढूंढ रहा है, नई दिशाओं की तरफ हम व्यापार कर रहे हैं। यदि हम देखें तो WTO के कारण भारत में जो 3 सबसे बड़े सेक्टर्स जहां भारत का व्यापार बड़ा है वो सिले सिलाए कपड़े जिनको रेडीमेड गारमेंट कहते हैं, इसी तरह जेनरिक दवाइयाँ और सॉफ्टवेयर का व्यापार भारत सबसे अग्रणी देशों के रूप में उभरा है। हाँ, इन सभी क्षेत्रों में भारत का मुकाबला अवश्य है, लेकिन फिर भी WTO का लाभ इन क्षेत्रों में सिले सिलाए कपड़ों में, जेनरिक मेडिसिन में और सॉफ्टवेयर में भारत को सीधे तौर पे मिला है। अब यदि हम विदेशी व्यापार की नई प्रवृत्तियां देखें तो विदेशी व्यापार में जो मदें हैं उनमें समय के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस शताब्दी की शुरुआत में जो देश थे ज़्यादातर कच्चे सामान का, रॉ मटेरियल का निर्यात करते थे, अब वो तैयार माल का निर्यात करते हैं, मशीनों को मंगाते हैं, टेक्नोलॉजी मंगाते हैं। इसी तरह व्यापार की मात्रा में भी बहुत वृद्धि हुई है। WTO के आने के बाद ये और भी तीव्र गति से बढ़ा है। इसी तरह कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस का एक अहम हिस्सा हो गया है व्यापार में। क्षेत्रीय व्यापार समूह ने काफ़ी निर्णायक भूमिका निभानी शुरू की है विदेशी व्यापार में। वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का व्यापार भी भारी वृद्धि हुई है। ज़्यादातर देशों का जो व्यापार संतुलन है वो नकारात्मक हो गया है, कुछ देशों को यदि छोड़ दे तो। इसमें अमेरिका
और चीन का जो व्यापार संतुलन है वो सकारात्मक है और ये बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, जिससे गरीब देशों का नकारात्मक व्यापार संतुलन हो गया है। विकासशील देशों में कृषि और जो उद्योगों का जो उत्पादन है उसका व्यापार होता है। विकासशील देश जो है कृषि का और विकसित देश औद्योगिक उत्पाद का व्यापार करते हैं। इसी तरह भारत के यदि संदर्भ में बात करें तो नवीन प्रवृत्ति में भारत का जो हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो बड़ी है, लेकिन वो उस गति से नहीं बढ़ी जिससे वैश्विक व्यापार बढ़ा है, जिसके कारण हमारा परसेंटेज जो है बहुत कम है। इंटरनेशनल के जो ट्रेड है उसका लेस देन 1% हम लोग व्यापार करते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने व्यापारिक परिदृश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसके क्या मूल तत्व हैं और किस तरह उसके क्या आधार हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या हानियां हैं, हमने देखा कि WTO और रीजनल फोरम्स जो हैं किस तरह ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो अब आपके सामने स्लाइड पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को लिखें। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पीछे चैप्टर में डिस्कस किए हैं, हमारे क्लास लेक्चर में डिस्कस हुए हैं। आप इनको देखें, टेक्स्ट पढ़ें और इनका व्यवस्थित आंसर लिखें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं तो आप इस ईमेल आईडी से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।